नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स। दिनांक है आज 21 जुलाई 2026 और वार है ट्यूसडे, बोले तो मंगलवार। और मंगलवार तक जो भी न्यूज़पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को लगभग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका सही आंसर है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो जमीन से वार करती हुई हवा में जाती हुई वापस जमीन पर ही जो लक्ष्य भेद रखा है, लक्ष्य टारगेट है, उसको टारगेट करती है। तो ये प्रलय मिसाइल है जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल वो होती है जो क्रूज मिसाइल जमीन के थोड़ा सतह पर जाकर टारगेट करती है, और सतह से वायु पर, सतह से लेकर वायु में टारगेट करने वाली, और एक वायु में ही वायु से वायु में टारगेट करने वाली है, ये मिसाइल होती है। तो प्रलय भारत की स्वदेशी कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह पारंपरिक वारहेड ले जाने में सक्षम है, उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद सकती है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और रक्षा मंत्रालय का अधीन ये कार्य करता है। और बैलिस्टिक मिसाइल है जो गुरुत्वाकर्षण पथ के अनुसार कार्य करती है। भारत की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइलों में पृथ्वी है, अग्नि है और प्रलय है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये भारत की इंपॉर्टेंस मिसाइल है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही डिजी लॉकर सेवा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है? डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर ये संचालित होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। क्या होता है डिजी लॉकर? डिजी लॉकर वो होता है जिसमें आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनको सबको ऑनलाइन यहाँ पर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं, जिनमें प्रमाण पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, शैक्षणिक दस्तावेज हैं, एकेडमिक आपके कोई से भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो, वो लगभग सारे यहाँ पर डिजी लॉकर में सेव करके रखे जा सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर आपको ये दिखाई दे जाते हैं, एक्सेस इनका उपलब्ध हो जाता है। डिजी लॉकर को लॉन्च कब किया? 2015 में लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया। आधार और ई साइन से भी एकीकृत ये संबद्ध है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजी लॉकर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा स्टेट ऑफ मलक्का किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो स्टेट ऑफ मलक्का किन दो जल निकायों को जोड़ता है? अभी चर्चा में रहा था एक स्टेट ऑफ हारबुज, स्टेट ऑफ हारबुज जो कि ओमान और ईरान के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंस तेलीय क्षेत्र है, वो चर्चा में रहा। लेकिन हाल ही में स्टेट ऑफ मलक्का भी चर्चा में रहा है, किन दो देशों को जल निकायों को जोड़ता है? तो ये हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर, इन दोनों को जोड़ता है। कैसे? स्टेट ऑफ मलक्का विश्व की सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से एक है, सबसे व्यस्तम समुद्री जो मार्ग है उनमें से ये एक है। एशिया के ऊर्जा आयात और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के इसका अत्यधिक सामरिक महत्व है। जो एशिया में है ऊर्जा का आयात होता है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इसी के माध्यम से होती है। अब इसका जो मार्ग है वो किन देशों के बीच में है? तो एक मलेशिया आता है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यहां पर इनका ये जो भारत है, भारत के पूर्व में इसका मार्ग है और ये हिंद प्रशांत रणनीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये हाल ही में चर्चा हो रहा है स्टेट ऑफ मलक्का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, 4 देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM को किस संगठन क्षेत्रीय समूह ने प्रस्तावित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, EU। और EU के बारे में अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। EU में कितने देश हैं? 27 देश। इसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का उद्देश्य उन आयातित उत्पादों पर कार्बन लागत लगाना है जो ऐसे देशों से आते हैं जहां कार्बन उत्सर्जन नियम अपेक्षाकृत कमजोर हैं। उससे संबंधित क्या है? CBAM है। अच्छा, EU का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। EU में कितने देश हैं? जो अपन बहुत बार पढ़ा है, 27 देश हैं। पेरिस एग्रीमेंट के तहत इसका गठन हुआ था लगभग 2000, नहीं, पेरिस एग्रीमेंट इससे संबंधित ही है और कार्बन लीकेज को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
इसका उद्देश्य कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का। और पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाल ही में संसद का मानसून सत्र 2026 किस तारीख से शुरू हुआ? हाल ही में संसद का मानसून सत्र 2026 किस तारीख शुरू हुआ? तो 20 तारीख, जो कल 20 तारीख गई है, उसको संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। संसद के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। एक जो बजट सत्र होता है जो फरवरी के आसपास चलता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। तो अभी मानसून है तो मानसून सत्र चल रहा है, और जो 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है इसमें बहुत सारे जो मोदी सरकार है वो अधिनियम और कानून लाने वाली है, बनाने वाली है। मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हुआ और ये 13 अगस्त तक चलेगा। और संसद के 3 नियमित सत्र होते हैं, एक तो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अनुच्छेद 85 संसद का आह्वान और सत्रावसान के बारे में राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, और संसद का संयुक्त अधिवेशन 108 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 108। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रही E20 पेट्रोल नीति में E20 का क्या अर्थ है? E20 का अर्थ है, ई का मतलब इथेनॉल, और इथेनॉल 20% और एथेनॉल पेट्रोल 80%, मतलब 20% तो इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाकर ईंधन बनाया जा रहा है। इसलिए जो पेट्रोल नीति है E20, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। E20 नीति भारत की एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। यह विषय ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन दोनों से जुड़ा है। इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। नेशनल पॉलिसी और बायोफ्यूल 2018 में लागू हुई। एथेनॉल मुख्यतः गन्ना और मक्का से बनता है। भारत का एथेनॉल मिश्रण लगभग 20% है। हाल फिलहाल में भारत में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, और ये किससे बनता है? गन्ना और मक्का से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है, हमारा आंसर है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे क्वेश्चन अवर्स मतलब प्रश्न काल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन अवर्स मतलब प्रश्न काल, तो प्रश्न काल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो संसद में जो प्रश्न काल होता है उसमें क्या कार्य होता है? उसमें जो क्वेश्चन ओवर होता है उसमें सांसदों के द्वारा मंत्रियों से सरकार से प्रश्न पूछा जाता है। जो हाल ही में मानसून सत्र के संदर्भ में क्वेश्चन ओवर पुनः चर्चा में आया है। क्यों? क्योंकि संसदीय उत्तरदायित्व, पार्लियामेंट्री जो अकाउंटेबिलिटी का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। इसमें जो सांसद सरकार से नीतियों, योजनाओं, प्रशासनिक कार्य पर प्रश्न पूछते हैं। लोकसभा नियमावली में इसका प्रावधान है। सामान्यतः सत्र के पहले घंटे में जो शुरुआती जो सत्र होता है स्टार्ट होता है, उसका पहला घंटा ये प्रश्नकाल होता है। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो मौखिक तौर पर पूछे जाते हैं। मंत्रियों से जो मौखिक तौर पर पूछे जाते हैं वो तारांकित होते हैं। अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर लिखित में मंत्री को देना होता है, और जो अतारांकित होते हैं उसमें पूरक नहीं पूछे जा सकते, लेकिन तारांकित में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सांसदों द्वारा सरकार से प्रश्न पूछना क्वेश्चन और कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे सेमीकॉन 2.0 का कार्यक्रम उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना। सेमीकंडक्टर के बारे में आपको मैंने पहले बताया था। सेमीकंडक्टर वो होती है जिसमें ना तो ऊर्जा रहती और ना ही ऊर्जा से विमुक्त रहती, मतलब ऐसी धातु या ऐसा उपकरण जिसमें ऊर्जा भी रहती है लेकिन वो महसूस नहीं होती। जैसे मोबाइल की बैटरी, तो उसमें ऊर्जा भी है लेकिन अपन को टच करने पर वो झटका नहीं देती या करंट नहीं देती, तो वो कहलाती है सेमीकंडक्टर। कैबिनेट द्वारा सेमीकंडक्टर और मोबाइल विनिर्माण के लिए बड़े निवेश पैकेज को मंजूरी दिए जाने के बाद सेमीकॉन 2.0 चर्चा में रहा है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनाना है। हाल फिलहाल जो अधिकांश से जो मोबाइल आते हैं वो चाइना से आते हैं। अधिकांश जो मोबाइल है फॉरेन से आते हैं, भारत में बहुत ही रेयर
मोबाइल बनते हैं। लेकिन भारत में ये मोबाइलों की जो विनिर्माण की है फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए एक बड़े पैकेज की मोदी सरकार ने घोषणा की है और सेमीकॉन 2.0 चर्चा में लाया है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 लागू हुआ। मंत्रालय इसका वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स कहलाती है। ताइवान वैश्विक चिप निर्माण में अग्रणी है। ताइवान जो देश है वो वैश्विक चिप निर्माण में अग्रणी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा आंसर बी, भारत में सेमी कंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही आसाम फ्लड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक संबंधित है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। देखो आसाम ये है, ये हमारा आसाम है। तो यहां से जो नदी निकलती है हमारी, इनके बीच में ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये सांगपो से निकलती है। तो असम में बाढ़ की स्थिति पुनर्राष्ट्रीय चर्चा में रही है। ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों में भारी जल प्रवाह के कारण राज्य में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है? तिब्बत के यारलुंग सांगपो से है। भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से करती है। असम में प्रमुख नदी है और विश्व की सबसे अधिक अवसाद वहन करने वाली नदियों में से एक है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है और इधर को असम में होती हुई इधर को बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर ब्रह्मपुत्र होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे इंडिया स्टेक का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? इंडिया स्टेक का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? इंडिया स्टेक? तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का तकनीकी ढांचा। सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का तकनीकी ढांचा क्या है? आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, ई साइन जैसी सेवाएं इंडिया स्टेक के माध्यम से एकीकृत होती है। यह भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का तकनीकी आधार है। क्या इंडिया स्टेक्स। तो अब इंपॉर्टेंस जो हमारे लिए बनता है वो बनता है एक तो आधार यूडीआई से संबंधित है। यूपीआई एनपीसीआई कंट्रोल करता है, यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आधार को यूडीआई चलाता है। ई साइन को डिजिटल हस्ताक्षर सेवा चलाती है। डिजी लॉकर को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय चलाता है। डीबीटी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये इनके अधीन कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का तकनीकी ढांचा इंडिया स्टेक का कार्य है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन हुए। आशा करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए बने रहिएगा, हंसते रहिए, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।